कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। तो इस चीज़ को परिपाटी को उन्होंने प्रोजेक्ट करने के बदला कि जो सीनियर लीडर हैं उसके बदला वो परिवारवाद की ओर चले गए। कि जातीय जनगणना को लेकर के जो ये मचा हुआ है, ये एक पॉलिटिक्स में बदल गया है। जनगणना जो है केंद्र सरकार का दायित्व है, लेकिन जातीय उसमें जोड़ने पर ये सरकार कराने के लिए तैयार है। तो आखिर ये जो आर्थिक बोझ बिहार को आएगा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनगणना को लेकर के एक तरफ नीतीश कुमार तैयार हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वो भी तैयार हैं और नीतीश कुमार का भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन इधर सुशील कुमार मोदी जो भाजपा से आते हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा ने तो कोई विरोध ही नहीं किया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सुशील कुमार मोदी जो ये बात कह रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि एक बार इन्होंने पूरा डेटा दिया था इस संबंध में और कहा था कि कई टेक्निकल इश्यूज हैं जिस कारण से जातीय जनगणना यदि होती है तो उसमें रिजल्ट सही नहीं आएगा और उसे टेक्निकल इशू को सुधारने की बात होनी चाहिए थी। और अगर ये कह रहे थे उस समय कि टेक्निकल इशू है और इसमें रिजल्ट सही नहीं आएगा, तो इसका मतलब एक तरह से वो नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज यदि वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने कभी विरोध नहीं किया, तो ये आपस में ही विरोधाभासी बयान है। जो कि पहले का उनका एक बयान, मुझे ख्याल है इस तरह का बयान आया था। अब सवाल यह उठता है कि जातीय जनगणना को लेकर के जो ये मचा हुआ है, ये एक पॉलिटिक्स में बदल गया है। जातीय जनगणना अब भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना और नीतीश कुमार का दबाव घटाना, ये पॉलिटिक्स में अब जातीय जनगणना फंस गई है। तो सवाल ये उठता है कितना मन साफ है, कितना मन क्लियर है दोनों पक्ष और विपक्ष का, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जातीय जनगणना के इशू पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ये जनगणना जो है केंद्र सरकार का दायित्व है, लेकिन जातीय उसमें जोड़ने पर ये सरकार कराने के लिए तैयार है। तो आखिर ये जो आर्थिक बोझ बिहार को आएगा, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इसलिए मेरा ये कहना है, ठीक है जनगणना जातीय कराना चाहते हैं कराएं, लेकिन उसकी जो खर्च होने वाली राशि है उसे केंद्र सरकार से को वहन करना चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना जो एक उभर के अभी सामने विषय आ रहा है, ये दबाव का विषय बन गया है और ये देखना है हम लोगों को कि आगे दोनों पक्ष और विपक्ष करते क्या हैं। चूँकि सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाया है, अब सर्वदलीय बैठक कब बैठक होगी और कब जातीय जनगणना होगा, यह देखने के लिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर के सर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने ये कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जातीय जनगणना की क्या ज़रूरत है? केंद्र में कई नित्यानंद राय जैसे नेताओं ने कहा था। अब सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं भाजपा ने विरोध नहीं किया, पहले वो कहते हैं नहीं, अब कहते हैं हाँ होना चाहिए। देखिए, ये जो विरोधाभासी बयान है, इसके संबंध में हमने पहले भी कहा कि सुशील कुमार, दोनों बयान मैं देख रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्पष्ट कहा गया था, जो उच्च जो पद पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि ये जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे। तो सवाल उठता है कि जातीय जनगणना आप नहीं कराएंगे तो जाति के आधार पर जो वर्ग बटा हुआ है, जिसमें कई मुद्दे हैं, कि अगर जाति नहीं मालूम होगी तो आप उसको वर्ग में समावेश कैसे करेंगे? जैसे पिछड़ा वर्ग, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग है, कई राज्यों में अति पिछड़ा वर्ग है। तो उस जाति का जब आपको जानकारी रहेगा उसकी जाति की, तो आप उसको वर्ग में डालेंगे। और कल्याणकारी योजनाएं वर्ग के आधार पर है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो ये वर्ग है। तो आप कैसे उसे वर्ग में चिन्हित करेंगे कि भाई उसकी संख्या कितनी है, तब ना आप कल्याणकारी योजना को सही ढंग से कार्यान्वयन कर पाएंगे। अगर उसके सही आकलन आपको नहीं रहेगा तो आपका जो योजना है वो सही ढंग से योजना को आप कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि जातीय जनगणना हो करके जब आप वर्ग के आधार पर देश चलता है तो वो जाति का आधार जानना जरूरी है, जिससे कि वर्ग में कितने जाति के कौन वर्ग के लोग हैं वो क्लियर हो सके। इसलिए ये विरोध करना कि नहीं हम नहीं करा सकते हैं, ये सरकार का हिंदुत्व का जो एक भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व एजेंडा है उससे वो प्रभावित होता है। लोगों को धर्म के प्रति से ध्यान हट करके जो ध्रुवीकरण हो रहा है अभी,
तो हट करके जब जाति पे जाएगी तो हो सकता है ये सोच रहे हैं कि हमारा इससे नुकसान होगा, लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो उसे जनता का जो है उसे जनता को इसका खामियाजा भुगतना होगा। कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मंथन किया, कई घंटे यह शिविर चला। हालांकि आज एक खबर आई कि हार्दिक पटेल जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। कांग्रेस में आखिर क्या चल रहा है? आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कैसे देखती है? देखिए कांग्रेस चाहे कितनों चिंतन शिविर कर ले, लेकिन उसे अपनी गलती को और अपनी जो कार्यशैली है उसे समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उस पर वो जो आज चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करने की आवश्यकता क्यों आ गई? आज देखिए कि मैं एक क्लियर आपसे बताऊं कि जाति और धर्म के आधार पर और परिवारवाद के आधार पर जब भी कोई पार्टी चलेगी तो आगे उसको उसके अस्तित्व पर खतरा है। और आज ये आप मान के चलिए कि कांग्रेस के कई बड़े सीनियर लीडर पार्टी बना लिए अपने, और पार्टी उनकी टूटती चली गई है और वो सब क्षेत्रीय दल के रूप में खड़े हो गए। अब आपके पास लीडरशिप की कमी हो गई है। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, नहीं, केंद्र में जब प्रधानमंत्री की बात होगी तो लीडरशिप की बात नहीं है, जब होंगे तो गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री होंगे। ये एक भावना उभर के जो सामने आई है, जबकि इससे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो इस चीज़ को परिपाटी को उन्होंने प्रोजेक्ट करने के बदला कि जो सीनियर लीडर हैं उसके बदला वो परिवारवाद की ओर चले गए, तो इसका नुकसान होगा ही। और मेरा ये कहना है कि जैसे कि हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है, आज जाति और धर्म से हटकर हमने नारा दिया बिहार जैसे जगह में कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। जब तक जाति पर लोग रहेंगे, धर्म पर रहेंगे और परिवारवाद उसमें घुसेगा तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र जो है परिवारवाद और जातिवाद के कारण राजतंत्र में बदल गया है। ये राजा का बेटा राजा होगा, इसलिए लोगों को इसे समझने की ज़रूरत है। इसलिए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों को वोट करना होगा। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को इन सभी बिंदुओं पर चिंतन करना होगा। सिर्फ चिंतन शिविर लगाने से नहीं, बिंदुओं पर चिंतन करना होगा और सुधार करना होगा, तब कांग्रेस रिवाइव करेगी। अन्यथा जो भी मेरा कहना है कि जाति, धर्म और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टियां आगे आने वाले समय में वो नस्तनाबूत हो जाएगी। आखिरी सवाल है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है बिहार में, कई बच्चों का भविष्य अंधकार में चल जाता है। इसमें अब जांच हो रही है, एक बड़े आईएएस अधिकारी का हाथ जो है इसमें सामने आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये जो विषय है, ये विषय एक ऐसा विषय है जिसमें कि जो रसूख वाले लोग हैं, चाहे धन से रसूख हों चाहे वो पद से रसूख वाले लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये काम हो सकता है। उन्हीं के, जब तक उनका हाथ इसमें नहीं होगा वो संभव नहीं है। तो जो रसूखदार लोग हैं, अब तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि भाई किसी भी तरह, चाहे तरीका गलत हो या सही हो, हमको अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को ऊपर पद पर बैठाना है। तो उसे इस परिस्थिति में इसकी जांच जो एसआईटी को दी गई, इसमें बहुत रसूखदार लोग हैं। मेरा ये कहना है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए थी, और इससे हम लोगों ने मांग किया है, हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि इसका जो है जांच सीबीआई से होना चाहिए। तब जो ऐसे लोग जो कि इसमें रसूखदार लोग हैं, जिनका नाम आने की संभावना में अभी संदेह हो रहा है, वो लोग भी सामने उभर के आएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, जो गरीब परिवार के मेधावी छात्र हैं और प्रतियोगी हैं, उनके हित में ये सरकार को करना चाहिए, जिससे कि ऐसे रसूखदार लोग को सामने लाया जाए और इसका सीधा लाभ गरीब छात्र छात्राओं को मिलेगा। इसलिए सरकार को ये सीबीआई से जांच कराना चाहिए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.